ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 7 वेदर क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट। ठीक है, देखिए पिछले क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जिस भी इलाके में हम रहते हो वहां का कुछ ना कुछ मौसम होता है, वेदर होता है। जैसे अभी टेम्परेचर बहुत है, बारिश हो रही है, ठीक है, हवा काफी तेज चल रही है, ठंडी पड़ने लगी, तो ये सब क्या है? ये सब सीजन है ना। ये सब टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसके कुछ फैक्टर हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया था। 5 फैक्टर है। क्या क्या है? विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, टेम्परेचर है, प्रेशर है ना। ये सब चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था। विंड स्पीड किस चीज से मापा जाता है? उसको एनीमोमीटर, विंड वेन कहते हैं। टेम्परेचर थर्मामीटर से मेजरमेंट लेते हैं। ह्यूमिडिटी हाइग्रोमीटर से मेजरमेंट लेते हैं। प्रेशर बैरोमीटर से मेजरमेंट लेते हैं। इन सब चीजों पे हम लोगों ने डिस्कस किया था, वेदर के बारे में डिस्कस कर लिया था कि टाइम टू टाइम जो चेंजिंग आता है वो हमारे लिए वेदर है। क्लियर? लेकिन अब कंडीशन यहाँ ये है कि जैसे अभी टेम्परेचर है बहुत ज्यादा, यही टेम्परेचर अगर बहुत लंबे टाइम तक रह जाए तो राजस्थान वाला स्थिति हो जाएगा। बालू बालू वहां दिख रहा है, विंड स्पीड अलग है, सेम है। लॉन्ग पीरियड तक का जो सिचुएशन रहेगा वो हमारे लिए कहलाएगा क्लाइमेट। जैसे हम लोग के इधर का क्या क्लाइमेट है? हम टाइम टू टाइम बारिश होती है, साल भर बाद 2 महीने के लिए अच्छी खासी बारिश होती है, फिर 2-3 महीने के लिए अच्छे खासे ठंडी होते हैं, फिर गर्मी होती है, फिर कुछ ऐसे सीजन आते हैं जिसमें मौसम एकदम कूल है। तो ये जो है क्लाइमेटिक इफेक्ट है, इसको हम लोग क्लाइमेट कहते हैं। लेकिन राजस्थान को आप देख लीजिए, राजस्थान गुजरात की तरफ देख लीजिए, एकदम गर्मी ही पड़ रही है। ठंडी पड़ेगी तो काफी हाई एकदम कोल्ड हो जाएगा, गर्मी पड़ेगी तो हाई गर्मी रहेगी, हवा चल रही है तो बालू उसके साथ चल रहा है। तो ये क्या हुआ? ये इसके लिए क्लाइमेट हुआ। ठीक है, क्लाइमेट हुआ। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेज में डिस्कस किया था वेदर के ऊपर। तो आज मुझे वेदर के ऊपर नहीं, आज हम लोग को क्लाइमेट के ऊपर डिस्कस करना है। तो सबसे फर्स्ट आपके लिए टॉपिक बनता है कि क्लाइमेट होता क्या है, व्हाट इज क्लाइमेट। तो लिखेंगे इसका डेफिनेशन। क्लाइमेट is the average, okay, climate is the average condition of a place over a long period of time, long period of टाइम, बहुत समय के लिए जो एवरेज कंडीशन होगा वही हमारे लिए क्लाइमेट कहलाएगा। ठीक है, लंबे समय तक के लिए। जैसे कहीं बर्फ गिर रही है तो कंटिन्यू बर्फ गिर रहा है साल के 8-9 महीने तक। कहीं गर्मी पड़ रही है तो एकदम गर्मी ही है ना। हम लोग की इधर क्या है? ट्रॉपिक क्लाइमेट है, एकदम पेड़ भी बहुत सारे हैं, बारिश हो रही है, धूप है, ह्यूमिडिटी है, ठंडी भी आती है, गर्मी भी आती है, बरसात भी आते हैं। हम लोग इधर 6 सीजन माने जाते हैं। वैसे तो ठंडी, गर्मी, बरसात ये 3 कॉमन है, बट 6 सीजन मानते हैं, 6 माने जाते हैं। ठीक है, तो अब है क्लाइमेट की जो स्टडी होगी उसको हम लोग कहेंगे क्लाइमेटोलॉजी। जिस है ना, क्लाइमेटोलॉजी। जिस बुक में क्लाइमेट की हम लोग स्टडी करेंगे, जो बुक होगा उसको हम लोग कहेंगे क्लाइमेटोलॉजी। ओके, और जो पर्सन, हम इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज ए ब्रांच ऑफ साइंस in which study about climate, है ना। क्लाइमेट, ये क्लाइमेट की जो स्टडी करेंगे उसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजी कहेंगे। और जो व्यक्ति, जो पर्सन क्लाइमेटोलॉजिस्ट है ना, जो व्यक्ति क्लाइमेट की स्टडी करेगा उसको हम लोग क्लाइमेटोलॉजिस्ट कहेंगे। ठीक है, तो द पर्सन who study
who study about climate is called climatologist. ओके, जो व्यक्ति क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेगा उसको हम लोग कहेंगे क्लाइमेटोलॉजिस्ट. क्लियर? तो हम लोगों ने नेक्स्ट उसमें देखा था कि वेदर के भी कुछ फैक्टर होंगे. वेदर के कुछ फैक्टर हैं जिससे वेदर डिपेंडेंट करता है कि कैसा वेदर होगा. विंड स्पीड, क्लाइमेट, है ना, प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब क्या है, इसको आप नोट कर लीजिए. आगे हम लोग बढ़ते हैं. ठीक है. उसी तरह क्लाइमेट के भी कुछ फैक्टर होंगे. क्लियर? क्लाइमेट के भी कुछ फैक्टर होंगे. क्या होगा कि यहां का क्लाइमेट कुछ अलग होगा और क्या क्या फैक्टर ऑफ क्लाइमेट. फैक्टर ऑफ क्लाइमेट आपने देखा था ना कि बारिश होने लगेगी तो मौसम बदला हुआ माना जाएगा. टेम्परेचर बढ़ गया तो सीजन बदला हुआ माना जाएगा, वेदर बदला हुआ माना जाएगा. विंड स्पीड बढ़ गया, वेदर बदले हुए माने जाएंगे. ये सब चीजें जब अदला बदली होता रहता है तो उसको हम लोग कहते हैं कि ये वेदर कंडीशन चेंज हो रहा है और उसके फैक्टर भी आप देखे थे. क्लियर? अब यहाँ पे देखना क्या है कि क्लाइमेट के फैक्टर क्या क्या है. तो सबसे जो पहला फैक्टर होगा डिस्टेंस फ्रॉम सी. ठीक है. डिस्टेंस फ्रॉम, सीधे सी नहीं, डिस्टेंस फ्रॉम द सी. ओके, यानी हम कह सकते हैं वाटर बॉडी. ओके, वाटर बॉडी से हमारा इलाका कितने डिस्टेंस पे है ये बात डिपेंड करता है कि उस इलाके का क्लाइमेट कैसा होगा. जो लोग भी मुंबई रहे हुए हैं उनको पता होगा कि मुंबई में ना अधिक गर्मी पड़ती है ना अधिक ठंडी पड़ती है. वहां का क्लाइमेट एक कांस्टेंट मोड में रहता है ना. और वहां लोग एक चादर की जरूरत हमेशा पड़ता है और इतने सारे स्वेटर की भी जरूरत नहीं पड़ती है जितना बिहार यूपी में पड़ता है ना. क्यों? क्योंकि ये समुद्र के बिल्कुल नजदीक है. समुद्र के नजदीक रहने के कारण वहां का क्लाइमेट, हालांकि ह्यूमिडिटी वहां ज्यादा है ना, तो वहां का क्लाइमेट हम लोगों की अपेक्षा अलग होता है. क्लियर? ये बात आप समझ गए कि डिस्टेंस डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा. दूसरी बात है कि ओशियन करेंट, है ना, ओशियन करेंट उसका किस तरह का है, करेंट किस डायरेक्शन में जा रहा है, वो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उस इलाके का क्लाइमेट डिपेंड करेगा. क्योंकि अगर डायरेक्शन ओशियन करेंट जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग वहां का विंड स्पीड भी होगा, विंड का डायरेक्शन भी होगा और विंड का डायरेक्शन उस इलाके के क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा. है ना. उस समय हो सकता है वहां का क्लाइमेट ठंडा हो जाए, वहां का क्लाइमेट गर्म हो जाए, है ना. इस तरीके से ओशियन करेंट जो है यहाँ पे फर्क पड़ता है, वहां पे क्लाइमेट को इफेक्ट करता है. उसके बाद डिपेंड करता है, ओशियन करेंट के बाद डिपेंड करता है डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड. डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड. वहां किस तरीके से हवा का डायरेक्शन क्या है. जैसे हम लोग के इलाके में क्या है, ज्यादा ईस्ट और वेस्ट दोनों तरफ से डायरेक्शन, दो डायरेक्शन से एयर आते हैं. जैसे वेस्ट से अगर आएगा तो बंगाल की, है ना, बंगाल की तरफ से अगर हवा आएगा तो समुद्री इलाके से आएंगे तो थोड़ा सा मौसम क्या होगा, ठंडा होगा, ह्यूमिडिटी उसमें ज्यादा होगा, है ना. और जो इधर से आएगा, सऊदी अरेबिया की तरफ से आएगा तो काफी गर्मी होगी, तो उसमें टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा. हालांकि हार्मफुल उतने नहीं होते हैं, इधर वाले थोड़े से हार्मफुल होते हैं, है ना, इंसेक्ट वगैरह ज्यादा जर्म्स करते हैं. तो डायरेक्शन ऑफ प्रिवेलिंग विंड, डायरेक्शन उसका क्या है, किधर से आ रहा है, किस क्लाइमेट से आ रहा है, ये डायरेक्शन डिपेंड करता है कि आगे वाले का भी क्लाइमेट कैसा हो. ठीक है. ये हो गया तीसरा पॉइंट. ये थोड़े से आपको रटने पड़ेंगे, ये फिलहाल रटना पड़ेगा, बाद में समझ में आ जाएगा. अभी 7th में हो तो रटना पड़ेगा, लेकिन बाद में पता चलेगा नहीं ये तो ऑटोमेटिक याद आ रहा है, अच्छा ये सब हो सकता है, ये सब हो सकता है, ये सब कौन हो सकते हैं. ठीक है. अच्छा आप देखिए, हवा आ रहा है, हवा आने के बाद उसको कोई ना कोई हवा को अगर डिस्टर्ब ना कर रहा है
तो वो तो तेजी में निकल जाएगा। हो सकता है कि आंधी तूफान भी आ जाएगा। एक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, विंड साइक्लोन स्टॉर्म एक चैप्टर है, और इसमें से 18-18 चैप्टर में से आपके 12 चैप्टर तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में डिवाइड है, ठीक है, लेकिन बाकी के जो 6 चैप्टर बच जाते हैं वो आवर एनवायरमेंट के रूप में फिर से आपको 10th में पढ़ना पड़ेगा। इस बात का भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कितने बन गए? क्वेश्चन अगर आपको बनाना पड़े तो आपसे 3 क्वेश्चन बन गया। पहला क्वेश्चन होगा व्हाट इज क्लाइमेट, दूसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा क्वेश्चन होगा व्हाट इज क्लाइमेटोलॉजिस्ट, चौथा क्वेश्चन होगा राइट द फैक्टर ऑफ क्लाइमेट, ठीक है, फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट। तो ये फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट हम लोग देख रहे हैं। उसके बाद हवा को अगर कोई न रोकने वाला है तो वो काफी तेजी से चला जाएगा, और उसको अगर कोई रोकने वाला है, कोई डिस्टर्ब करने वाला है, तो वहां का क्लाइमेट फिर कन्वर्ट होगा, कुछ चेंजिंग आएगा। तो रोकेगा कौन? हवा को तो कोई ऐसे रोक नहीं सकता है। कौन रोकता है? वो माउंटेन। क्या होता है? माउंटेन। अगर माउंटेन उस इलाके में है, उस आसपास में है, 100, 200, 500 किलोमीटर के रेंज में अगर माउंटेन है, तो माउंटेन के कारण हवा की डायरेक्शन चेंज हो जाती है। क्योंकि अब माउंट एवरेस्ट की बात कर लो तो माउंट एवरेस्ट भी बहुत 8848 मीटर ऊंचा है ना। तो वैसे में क्या होगा कि हवा का डायरेक्शन वो कन्वर्ट उसको कर सकता है, दूसरे डायरेक्शन में भेज सकता है। तो जब दूसरे डायरेक्शन में जाएगा तो वहां का थोड़ा सा प्रेशर कम होगा, और वो डायरेक्शन चेंज होने के कारण वहां का क्लाइमेट बदलेगा, है ना। तो ये माउंटेन हो गया। उसके बाद है डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर, डिस्टेंस फ्रॉम इक्वेटर। इक्वेटर से डिस्टेंस डिपेंड करता है। ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा, इसको हम लोग लैटीट्यूड कहते हैं। लैटीट्यूड जैसे देखिए ये ग्लोब है, इसी को ना, इसको लॉन्गिट्यूड और इसको लैटीट्यूड, है ना। ये लैटीट्यूड हो गया और ये लॉन्गिट्यूड। अब यहां पे ध्यान देना है क्या कि अगर यहां पे ये वाला इलाका है तो सनलाइट डायरेक्ट इस पे पड़ रहा है, यहां से कितने डिस्टेंस पे है, सनलाइट डायरेक्ट पड़ रहा है, तो यहाँ का टेम्परेचर हाई होगा। लेकिन अब जिस डिस्टेंस जब बढ़ गया तो वहां क्या होगा, तिरछा सनलाइट पड़ेगा, तो वहां का टेम्परेचर डाउन होगा। इसलिए ट्रॉपिकल रीजन में, जो ट्रॉपिकल इंग्लैंड वगैरह वाला इलाका है, यूरोपियन कंट्री है, वहां ठंडे प्रदेश है, ज्यादातर ठंडी पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि डिस्टेंस है, इक्वेटर से इसका डिस्टेंस है, लैटीट्यूड इक्वेटर से डिस्टेंस होने के कारण वहां तिरछा पड़ता है, स्लैंट लाइट पड़ते हैं। स्लैंट लाइट पड़ने के कारण वहां का टेम्परेचर डाउन होता है। लेकिन हम लोग इधर क्या होता है कि डायरेक्ट लाइट पड़ रहा है, डायरेक्ट लाइट पड़ने के कारण यहाँ पे क्या है, ये इक्वेटर डिस्टेंस माना जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि वहां का नेचुरल वेजिटेशन, नेचुरल वेजिटेशन, है ना। कैसे वहां पे खुद का प्लांट वगैरह नेचुरली कितने प्लांट है, कितने जंगल है, ये बात डिपेंड करता है कि वहां का क्लाइमेट कैसा होगा, ठीक है। ये हो गए। एक और पॉइंट है और मोस्ट इंपोर्टेंट भी है। तो ये 5 पॉइंट है, ऊपर से मैं मिटा रहा हूं, अभी 3-6 पॉइंट ये हो गए। एक पॉइंट और है, ह्यूमन एक्टिविटी, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी। अब हम लोग देखते हैं ह्यूमन एक्टिविटी में क्या क्या सवाल है, जरा इसको भी समझ लीजिए। ये 4-5 पॉइंट आप याद रखेंगे। 3 क्वेश्चन आपके पहले बने, ये क्वेश्चन फैक्टर इफेक्टिंग ऑफ क्लाइमेट, ये भी बन गया। उसके बाद आप देखिए ह्यूमन एक्टिविटीज, अगला पॉइंट है ह्यूमन, पॉइंट नहीं है, उसी का कॉज है, जो क्लाइमेट को इफेक्ट करेगा उसके कॉज है ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टिंग क्लाइमेट, अफेक्टिंग क्लाइमेट। ह्यूमन के एक्टिविटी से भी क्लाइमेट इफेक्ट होते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि आपने पीछे देखा कि वेजिटेटिव, नेचुरल वेजिटेटिव कितना है ना, नेचर में कितना प्लांट अवेलेबल है, ये बात डिपेंड करता है। लेकिन अगर ह्यूमन एक्टिविटी देखते होंगे कि रोड कंस्ट्रक्शन हो रहा है, डैम बन रहे हैं, खेती के लिए यूज हो रहा है, घर बन रहे हैं, तो लोग पेड़ों को दिने दिन काटते जा रहे हैं एकदम हाई लेवल में। तो क्या लिखेंगे इसमें, लार्ज स्केल, ठीक है, लार्ज स्केल कटिंग ऑफ ट्री, कटिंग ऑफ ट्री। पेड़ों की लार्ज स्केल पर अगर कटाई होगी तो समझ लीजिए कि वहां का स्थिति, वहां का क्लाइमेट बहुत बदलेगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर बढ़ेगा
और टेम्परेचर बढ़ने के कारण वहां पे क्या आएगा, तो ग्लोबल वार्मिंग, क्या आएंगे, ग्लोबल वार्मिंग आएगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कहने का मतलब वहां का टेम्परेचर डे बाई डे बढ़ेगा, और जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेनफॉल कम होंगे, रेनफॉल कम होंगे तो वहां का क्लाइमेट बिल्कुल हॉट हो जाएगा। तो अगर ह्यूमन एक्टिविटी में लार्ज स्केल ऑफ कटिंग ऑफ ट्री, आज के लिए हर जगह जहां भी ह्यूमन है वहां की पॉपुलेशन बढ़ रही है, और पॉपुलेशन बढ़ने के कारण लोगों की नीड बढ़ती है, खेतों की जरूरत पड़ती है, घर बनाने के लिए जरूरत पड़ती है, इंडस्ट्री बनाने के लिए जरूरत पड़ती है। जब लोग बढ़े तो व्हीकल्स बढ़े उसके लिए, ट्रांसपोर्टिंग के लिए, और ट्रांसपोर्टिंग के लिए जब रोड की चौड़ीकरण होगी, और जब रोड चौड़ीकरण होगी तो उनके दोनों तरफ आप देखते होंगे जो पेड़ है वो पेड़ को काटा जाएगा और तब उसको ब्रॉड किया जाएगा। इन दिस केसेस पेड़ कटेंगे, और पेड़ कटेंगे तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज है, तो ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण बहुत सारे पेड़ कट रहे हैं, जिसके कारण इतनी परेशानी हो रही है। उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंडस्ट्री अगर होंगे तो वहां का क्या होगा, पेड़ कटेंगे तभी तो इंडस्ट्री स्टेबल हुए, और वहां क्या होगा, स्मोक बहुत ज्यादा निकलेंगे, पॉल्यूशन बहुत ज्यादा निकलेंगे, तो वैसे स्थिति में आपका क्या होगा, वहां का क्लाइमेट इंडस्ट्री पर भी डिपेंड करेगा। जैसे झारखंड वगैरह में देखेंगे, धनबाद झरिया की तरफ, वहां इंडस्ट्री के कारण, है ना, वहां का क्लाइमेट बिल्कुल अलग ढंग का हो गया है। हालांकि नेचुरल वेजिटेशन वहां कम नहीं है, लेकिन इतने नेचुरल वेजिटेशन की क्षति हुई है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, और लोगों को इन्वायरमेंटल क्षति उठाना पड़ रहा है। तो ये 5, 6 पॉइंट, 7 पॉइंट हो गए जो डिपेंड करता है कि हमारा उस इलाके का क्लाइमेट कैसा होगा। तो इन बातों को आप सेम टू सेम लिखेंगे। सेम टू सेम लिखने के बाद आप सामने जब होमवर्क सेशन ओपन होंगे तो उसमें आपको ये सेंड करना है। ओके, आज की वीडियो में प्रॉपर इतना ही। हम लोग कल अब क्लाइमेट में कैसे एडेप्ट करते हैं ऑर्गेनिज्म, इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। एक एक करके देखते जाइए और फिर में इसको नोट आप करेंगे। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।